हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बच्चों, चैप्टर 4 के हमने जो पिछले 3 लेक्चर्स अटेंड किए आप लोगों ने, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। दैट इज द टाइटल ऑफ आवर चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम कह सकते हैं कि एक एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चों रिसाइड करते हैं न्यूक्लियस में, इसलिए हम इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। द पार्टिकल विच located inside the nucleus. We live in India, so we are Indians. Yes. These particles resides in nucleus, so they are called nucleons. Proton and neutron. Electron revolved around the nucleus in certain energy levels, in fixed energy levels. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN शेल में कैसे होता है हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। तो बच्चों, ये होता है किसी भी एटम का स्ट्रक्चर। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही रिएक्ट करता है। तो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हमको समझनी है कि ये कैसे रिएक्ट करेगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा, ये सब बातें डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करते हैं उसकी वैलेंसी। पढ़ा था ना हम लोगों ने सारी बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा मॉडर्न नॉलेज हो गया। अब एक बात समझें, कोई एक एटम है सोडियम। अब सोडियम में प्रोटॉन कितने होते हैं? 11। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 12। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। सोडियम एक न्यूट्रल एटम है, इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इन एन एटम इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मेरा नाम प्रकाश है, तो इस गांव में कम से कम भी नहीं करते हुए 25-50 प्रकाश होंगे। आप जानते होंगे कुछ प्रकाश को, है ना? बहुत प्रकाश है गांव। हमारी गली में यहां से शुरू करेंगे तो 4-5 इस लाइन में मिल जाए। तो प्रकाश कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। यदि मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरा पूरे कहीं भी मैं कुछ काम करूं तो काम आएगा, वो मेरी यूनिक आइडेंटिटी है, जिसको हम बोलते हैं आधार नंबर। अब आधार नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एक नंबर है। यदि मैं बैंक में जाऊंगा तो वहां मेरे लिए उनके लिए मेरा नाम इंपॉर्टेंट नहीं और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा अकाउंट नंबर इंपॉर्टेंट। आप लोग स्कूल में पढ़ते हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है रोल नंबर, अटेंडेंस नंबर। हर साल बदलते रहते हैं, कोई नया बच्चा आया चेंज हो गया, कुछ और हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन स्कॉलर नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। सिमिलरली किसी भी एटम में न्यूट्रॉन चेंज हो जाएंगे। यदि हम सोडियम पॉजिटिव आयन की बात करें, पॉजिटिव आयन, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स, फिर भी ये सोडियम का आयन है, ये एटम नहीं आयन है, लेकिन फिर भी ये सोडियम है। तो सोडियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। दूसरी बात मैंने बताई थी बच्चों, सोडियम या किसी भी एटम का टोटल मास कितना होगा, तो उसमें हम क्या कैलकुलेट करने चाहिए हमको? प्रोटॉन का मास होता है 1 यूनिफाइड मास, न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट 1 यूनिफाइड मास, और इलेक्ट्रॉन का मास 1/1840, ऑलमोस्ट इतना इसका मास होता है। तो कितना हुआ? बहुत कम। तो जब हम मास कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसका सोडियम का मास नंबर कितना हो जाएगा? 11 प्लस 12, 23, और एटॉमिक नंबर 11। बच्चों, किसी एटम को इसी के हिसाब से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब सोडियम को हमको रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 11 एटॉमिक नंबर, 23 मास नंबर। 11 एटॉमिक नंबर, 23 मास नंबर। तो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं यहां पर सिंबल, और सिंबल की इस तरफ हम सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे एटॉमिक नंबर और सुपर स्क्रिप्ट में लिखेंगे। यदि उसके ऊपर कोई चार्ज है तो यहां पर हम
चार्ज नहीं। यदि चार्ज हो तो न्यूट्रल एटम होगा तो भी चार्ज नहीं। तो ये तरीका है एटम को रिप्रेजेंट करने का। जैसा कि अभी मैंने यहां पर बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? प्रोटॉन। यहां से मैं एक नई बात शुरू करूंगा। जैसे कि एक एटम है हाइड्रोजन, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0 और इलेक्ट्रॉन 1h1। मास नंबर कितना हुआ? एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 1। मास नंबर 1 प्लस 0 1। इस पूरे यूनिवर्स का एकमात्र सिंगल एलिमेंट जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है वो है हाइड्रोजन 1h1। इसको बोलते हैं प्रोटियम। 1h1 इज कॉल्ड प्रोटियम। क्योंकि हाइड्रोजन ही क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन वाला एक और एटम होता है जिसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, तो उसको हम बोलते हैं 1h2। ये भी हाइड्रोजन ही है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ प्रोटॉन को देखते हैं। प्रोटॉन है क्या मतलब हाइड्रोजन, पर एक न्यूट्रॉन भी है, तो इसका नाम हो गया ड्यूटेरियम। और इसमें हम देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन के ही 2 तरह के एटम है, मास नंबर 1 वाला, मास नंबर 2 वाला। अब हम देखते हैं क्या और भी है? हाँ, 1h3 एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन नंबर 1, न्यूट्रॉन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, हमने ये देखा कि एक ही एलिमेंट, सिमिलर एटम, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हैं। ये एक अलग एटम है, इसमें एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन है, इसमें एक प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है, इसमें एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। तो तीनों अलग अलग एटम है, तीनों का मास अलग अलग है, लेकिन सेम क्या है? प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर। तो बच्चों एक डेफिनेशन निकल के आती है। डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have same atomic number but different mass number are called isotopes. What are isotopes? Different atoms. देखो बच्चों, डेफिनेशन की स्टार्ट की 1 लाइन पकड़ लोगे ना, यहां से आपको शुरू हो जाएगा कि बच्चा सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। क्या बोलता हूं मैं? डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, खत्म बात। मतलब बच्चा सही बता रहा है। क्या? एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स। एक ही एलिमेंट कह रहा है मतलब प्रोटॉन सेम होंगे, एटम्स अलग अलग है मतलब कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस है। तो डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have same atomic number but different mass number are called isotopes. Name 3 isotopes of hydrogen: protium, deuterium, tritium. क्या ये आइसोटोप का फिनोमिनन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन में होता है? नो। बहुत सारे एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कार्बन 12, कार्बन 14। हम मास नंबर देख के बोलते हैं उसमें। कार्बन 12 का मतलब क्या हुआ? 6 प्रोटॉन है, वो तो पता है, 6C412 और 6C14। तो कार्बन 12, कार्बन 14। क्लोरीन के आइसोटॉप्स: क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स, तो प्यारे बच्चों इन सब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनके आइसोटॉप्स होते हैं। तो अब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद यह समझा कि भाई एक जैसे एटम्स, एक ही एलिमेंट के भी अलग अलग एटम्स होते हैं। अब यहां पे डाल्टन की एक बात और गलत हो जाती है। पहली बात क्या गलत होगी? एटम्स आर इंडिविजिबल, तोड़ के रख दिया हम, टूट जाते हैं एटम्स। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ा कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, पढ़ा था हम लोगों ने। अब यहां तो गलत हो गया। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट may have different atomic masses. याद आया बच्चों? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी चैप्टर नंबर 3, आप देखिएगा पार्ट 1 का वीडियो, उसमें आप देखेंगे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ही एलिमेंट के सबका मास सेम होता है, पर अब पता चल गया एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स का मास अलग अलग भी हो सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप्स। क्लियर? अब बच्चों होता क्या है? अब एक अलग चीज पे ले जाता हूं आपको।
इनमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सबसे ज्यादा नंबर का यही मिलता है, हाइड्रोजन 1। बहुत 99% से भी ज्यादा, ये बहुत कम परसेंट में मिलते हैं। तो इनकी प्रेजेंस से यदि मैं आज कोई बहुत सारी हाइड्रोजन गैस लें तो हम देखेंगे 1H1 ही बहुत ज्यादा है, 1H2, 1H3, 1H2 कम है और 1H3 तो बहुत बहुत कम है, बहुत कम होती है। तो इसका, इनकी प्रेजेंस के कारण इसके मास पे कोई ज्यादा अंतर आता नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन का मास कितना लेते थे हम लोग? 1। पता है CH4 का निकालना है, C का 12, H का 1, ऐसे करते थे ना। कार्बन में भी कार्बन 12, कार्बन 14। अब कार्बन 12 बहुत ज्यादा नंबर में मिलता है, कार्बन 14 बहुत कम नंबर में, बहुत कम परसेंटेज में। तो उसकी प्रेजेंस के कारण कार्बन के मास में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन एक चीज में फर्क आता है, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास हमने कितना पढ़ा था? 35.5। याद आया सभी को? अब मैं आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स की तरफ ले जाऊंगा और समझाऊंगा कि क्लोरीन का मास डेसिमल में क्यों है। प्यारे बच्चों, ये समझाने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम एवरेज मास कैसे निकालते हैं। क्लोरीन का एक एटम है, उसका मास है 35। क्लोरीन का दूसरा एटम है, उसका मास है 37। तो एवरेज क्या होगा? 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2, इट गिव्स यू 36। दोनों के बीच का है कि नहीं? लेकिन यदि 35 ज्यादा परसेंट में है, 37 कम परसेंट में है, तो कैसे करेंगे बच्चों? अब आप लोगों के लिए एक मैथमेटिकल चैलेंज है आपके सामने। उसको, इस बात को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं राशि, आप समझिएगा। मान लीजिए कोई क्लास है और उस क्लास में 20 बच्चे, कितने बच्चे हैं? 20। चलो 20 स्टूडेंट्स की एक क्लास है। इसमें से बॉयज कितने? 12। गर्ल्स कितनी है? हाँ। अब मुझे बताइए आप कि मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं कि बॉयज जो हैं उनका वजन है हर बच्चे का 50 किलोग्राम। कितना है? और लड़कियां थोड़ी हेल्दी, लड़कियां हेल्दी हो सकती है ना, होती है ना। तो लड़कियों का वजन है 60 किलो। बताओ पूरी क्लास का एवरेज मास क्या है? राशि गिरी, मेरे को तो गिना ही नहीं आपने, 40 एवरेज 60। हाँ, तो बताओ एवरेज मास हर बच्चे का क्या है पूरी क्लास का? कोई प्रोसेस बताएगा कि कैसे कर रहा है, दिमाग में कैसे क्या चल रहा है? एवरेज मास 20 यस। पॉज करूं कि आप कैलकुलेट कर रहे हो? तब तक टाइम लगेगा। आप करना चाहेंगे कि मैं बता दूं? करना चाहेंगे? वेरी गुड, पॉज कीजिए, पॉज कीजिए, पॉज। वेरी गुड। हाँ बच्चों, तो यदि का कैसे बता रही थी आप, बताइए। 12 into 50 and 8 चलो करके दे। 12 into 50 is what? 600 8 into 5 6 60 480 480। फिर दोनों का सम कर लिया, 1080 डिवाइड बाय, करेक्ट। तो बच्चों एवरेज मास कैसे निकाला इसने? एवरेज वेट निकालने के लिए क्या किया इसने? इसने किया बॉयज टोटल जितने हैं मल्टीप्लाई बाय हर नंबर ऑफ बॉयज मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ अ बॉय प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ अ गर्ल और डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स, दैट इज बॉयज प्लस गर्ल्स। सिमिलरली यदि हमको किसी आइसोटोप का मास निकालना और परसेंटेज अलग अलग दे रखा है हमको, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे क्लोरीन के 2 एटम है, सभी ध्यान से सुनिएगा। क्लोरीन का एक एटम है 35, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर है 17 और मास है 35, और दूसरा क्लोरीन का एटम है, उसका एटॉमिक नंबर उसका भी 17, मास 37, और हमको दे रखा है कि ये जो है वो 75% है और ये जो है वो 25%। बताइए क्लोरीन का एवरेज मास क्या होगा? एवरेज
मास। अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं इसी के अनुसार। एवरेज मास इज इक्वल टू मास नंबर एक आइसोटॉप का मल्टीप्लाई बाय मास नंबर एक आइसोटॉप का मल्टीप्लाई बाय इसका परसेंटेज प्लस मास नंबर दूसरे आइसोटॉप का मल्टीप्लाई बाय इसका परसेंटेज और डिवाइड बाय, क्योंकि दोनों परसेंट का सम तो 100 ही होगा, 100। इससे एवरेज मास निकलेगा। पॉज कीजिए और फिर हम इसको भी सॉल्व करते हैं। यहां पर सब सामने करके देखते हैं। चलो, मास नंबर कितना बेटा? मास नंबर एक का 35 है। 35 वाला कितना परसेंट है? 75%। प्लस दूसरा कितना है? 37। 37 वाला आइसोटोप कितना परसेंट एनवायरमेंट में मिलता है? 25% मिलता है और डिवाइड बाय 100। आप इसको करोगे जब इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे कितना आया था बच्चों? इसका आंसर आएगा 3550 डिवाइड बाय 200, तो आप 10 से काटेंगे, आएगा 35.5। क्लोरीन आइसोटॉप का मास एवरेज कैसे हुआ? 35.5 कैसे आया? इसलिए आया। आपकी बुक में आगे आप पीछे की जो बैक एक्सरसाइज दे रखी है उसमें 2-3 क्वेश्चन इस फॉर्मूले से रिलेटेड है और मैं चाहता हूं कि आप खुद करें उनको। ये आपकी प्रैक्टिस है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप करके आएंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। लास्ट में है वेरी गुड 10 और 11। आयुष ने एक भी लिया, वेरी गुड। और एक और। हाँ बच्चों सुनिए, अब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया कि एटम्स एक ही एलिमेंट के अलग अलग मास नंबर वाले हो सकते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। अब इन आइसोटॉप की एप्लीकेशन क्या? व्हाट आर द यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स? क्या ये भारी वाले हल्के वाले सब एक जैसे होते हैं? कुछ काम आते हैं आइसोटॉप्स? तो मैं आपको बताने वाला हूं आइसोटॉप्स क्या काम आते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन? हाउ दे आर यूटिलाइज्ड? आइसोटॉप्स कहां कहां अप्लाई होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप। लिख रखा है टॉपिक है आइसोटॉप की एप्लीकेशन। बच्चों कल मैंने बताया था आपको, शायद हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, हमारी बॉडी में सेल्स कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं। हमने 5th चैप्टर में भी पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। और हमारी गैमेट्स बनते हैं स्पर्म्स, ओवम्स, उसको हम बोलते हैं मियोसिस। याद है थोड़ा थोड़ा? माइटोसिस, मियोसिस। हमारी सेल्स लगातार जैस्मिन बनती रहती है। मेरे घर पे हम झाड़ू लगाता हूं ना मैं, तो जो कचरा इकट्ठा होता है उसका 60% हमारी घर वालों की सेल्स होती। इतनी सेल्स हमारी रोज गिरती है। सांप जो होता है ना, स्नेक सेल यूं एक एक करके नहीं गिराता है, उसकी तो पूरी की पूरी एक साथ निकल देखी होगी आप स्नेक की स्किन। हमारी स्किन एक साथ नहीं निकलती है, रोज घिरती रहती है। और आपने में से कई लोगों ने देखा होगा सर्दी गर्मी जब आते हैं तो कई लोगों की स्किन फटती भी है, हाथ फटते हैं और चमड़ी निकलती रहती है। तो बच्चों हमारी बॉडी की स्किन, हेयर हमेशा गिरते ही रहते हैं और नए बनते रहते हैं। तो सेल डिवीजन हमारे अंदर होता है। लेकिन किसी कारण से बाय ड्यू टू एनी जेनेटिक डिसऑर्डर और ड्यू टू एनी रेडिएशंस, हो सकता है सन की रेडिएशन के कारण हुआ, किसी भी कारण से, चाहे हमारी बॉडी में कुछ गलती हो गई या फिर कोई रेडिएशन आ गए या हमने कुछ गलत तरह का खाना खा लिया या फिर लोग टोबैको और स्मोकिंग करते हैं, उस कारणों से हो सकता है कि हमारे सेल्स में कुछ ऐसे सेल्स, एक आधा सेल ऐसा हो जाता है जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू कर देता है और फास्टली रैपिडली ग्रो होता जाता है और उससे बनता है ट्यूमर। वैसे आप अपनी बॉडी में देखोगे तो सबकी बॉडी में कहीं ना कहीं छोटी मोटी गांठ होगी, सिस्ट हो सकती है सेल्स में, पांव में, कहीं कान पे, किसी किसी के होती, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब इस तरह की ट्यूमर बनती है तो ये जो ट्यूमर है ये लगातार डिवीजन करती रहती है, हमारी ओवरऑल हेल्थ पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। ये जो डिजीज है इसको हम बोलते हैं कैंसर। और इसके
ट्रीटमेंट के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो है सर्जरी, पता लग गया कि हमको बायोप्सी कराएंगे, पता लग गया कि ये कैंसर ही है, तो हम इसके लिए सर्जिकल रिमूवल करते हैं, सर्जिकली इसको रिमूव कर देते हैं। या फिर हम कीमोथेरेपी देते हैं, ऐसे केमिकल्स देते हैं कि ये सेल को मारे। या फिर हम रेडियोथेरेपी देते हैं। यहां आइसोटोप का यूज है। आइसोटोप से निकलने वाले रेडिएशंस इन सेल्स के ऊपर डाले जाते हैं और इन सेल्स को मारा जाता है। हाँ, ये कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हमारी बॉडी के लिए भी बहुत फैटल होते हैं, हमारे लिए भी घातक होते हैं। कई लोगों के इसमें हेयर लॉस हो जाता है और बॉडी ओवरऑल हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ओवरऑल हेल्थ पर बहुत कॉमन है, शायद आपके घर में आसपास किसी ने किसी को देखा होगा, बहुत कॉमन हो गया आजकल कैंसर। ये लाइफ स्टाइल से रिलेटेड भी है, रेडिएशन से रिलेटेड भी है, तो आप हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। और जितना जल्दी हम इसको डायग्नोस करें उतना आराम से ट्रीटमेंट भी हो सकता है। मेडिकल साइंस काफी इंप्रूव हो चुकी है, ठीक है ना। लेटर ऑन लेट स्टेज में पता चलता है तो दिक्कत होती है। तो बच्चों, ये हो गया पहला आइसोटोप का यूज। कोबाल्ट 60 हमारी बुक में दे रखा है ना, इज यूज टू ट्रीट कैंसर, लिखा है। एप्लीकेशन नंबर 1 क्या लिखी है? An isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactors. बच्चों, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम सुना होगा। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम एक होता है, यूरेनियम 92। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों होता है? यूरेनियम का सिंबल यू, एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 235। और एक और होता है 238। तो इसके 3-4 तरह के आइसोटोप्स होते हैं। तो एक आपको दे रखा है 231, 238, 238 ही दे रखा है। तो ये 238 जो आइसोटोप्स हैं, ये किसके लिए काम आता है? रेडियो एक्टिव एक्सप्लोजन। आपने सुना है ना, न्यूक्लियर बम में ये काम आता है। पर हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल मैनर में करते हैं। उससे एक बार 1 किलो यूरेनियम में कुछ मास लिया, 2-3 साल तक लगातार इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इतना ज्यादा एनर्जी इससे निकलती है। तो पहला, आइसोटॉप्स न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आते हैं। दूसरा, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। तीसरा मैं यूज आपको बताना चाहूंगा कि बड़े बड़ी कोई मशीनरी है, दूर दूर तक हम गैस लाइन सप्लाई कर रहे हैं और कहीं लीकेज हो गया, तो इतनी बड़ी जगह हम लीकेज कैसे पता लगाएं? तो हम क्या करते हैं कि आइसोटॉप वाला, जैसे गैस, हम मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, हम कोई गैस सप्लाई कर रहे हैं और उस गैस के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड पाइपलाइन है और दूर दूर तक है ना, कुछ किलोमीटर्स तक फैली हुई है। हम कैसे पता लगाएं कि कहां लीकेज हो रहा है? पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो गैस हम यहां से भेज रहे हैं टेस्ट करने के लिए, उसके साथ आइसोटॉप वाली गैस भेजते हैं। और वो जब जाती है इसमें, तो बंद पाइप में जाएगी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जहां लीकेज होगा तो हमारे पास गाइगर काउंटर एक मशीन होती है, और जहां पाइप है उसके ऊपर लेके उसको घूमते रहो, जहां पर भी लीकेज हो रहा है वहां आइसोटॉप के रेडिएशंस निकलेंगे, और वो रेडिएशन निकलेंगे तो बीप की आवाज आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि इस हिस्से में यहां पर लीकेज है। ये हो गया तीसरा यूज। आपकी बुक में तीसरा यूज क्या दे रखा है? An isotope of iodine is used in the treatment of goiter. गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए भी काम आता है। गोइटर आप जानते हो, हमारे यहां पर एक ग्लैंड है थायराइड, और थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको फास्ट करने में मदद करती है। कई बार हम देखते हैं कि एक ही घर में 2 बहनें हैं, एक एकदम पतली और एक माशाल्लाह मतलब अच्छी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? और हम देखेंगे गहराई से उसकी डाइटिंग पैटर्न, तो हम देखेंगे जो पतली है वो ज्यादा खा रही है, जो मोटी है वो कम खा रही है, फिर भी मोटी हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों की मेटाबॉलिक रेट में डिफरेंस है। तो कोई मोटा होता है तो कोई उसकी खाने के कारण ही नहीं होता है, उसकी बॉडी में थायराइड के सिक्रेशन के कारण भी फर्क पड़ता है। आपने सुना होगा कि यार इसके तो थायराइड की प्रॉब्लम है। क्या होता है? यदि थायराइड ज्यादा सिक्रेट होता है उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉइड। और ऐसा आदमी एकदम पतला दुबला सिकुड़ा सा होता है। और एक होता है हाइपोथायरॉइड, थायराइड कम सिक्रेट होता है तो वो आदमी थोड़ा ओबेस होगा। सुना है आप लोगों ने थायराइड के बारे में? है आपके घर में किसी को?
किसको? मुझे ही है गले आपको? गले थायराइड की प्रॉब्लम है आपको? गले हाँ, वही थायराइड गले में ही होता है। नहीं किसी किसी को पतले होने का भी होता है ना तो तेरे को कौन सा है? गले वाला ही दो होता है, हाइपोथायराइड या हाइपर थायराइड। हाइपर ज्यादा थायराइड सिक्रेट होती है आपकी? नहीं ठीक ऐसे अच्छा 25 ऐसा कुछ अच्छा, चलिए तो आपको थायराइड है, पर ये है ना, कब से? छोटे से ही बंद हो गया था बीच में वापस हो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ऐसा चीज होती है। तो बच्चों हमने देखा कि ये जो थायराइड के कारण जो डिजीज होती है, यदि हम आयोडीन नहीं लेंगे, आयोडीन हमारी बॉडी में कम है, तो ये थायराइड ग्लैंड फूलकर बड़ी हो जाती है। इसको हम कहते हैं गॉइटर। ठीक है ना, गॉइटर डिजीज। सी फूड में आयोडीन फुल होता है, पर हम लोग तो सी फूड खाते नहीं, तो हमारे सारे जैसे आयोडीन जिसने कम खाया होता है ना, यदि आप बड़े हो गए हो, अब आप बड़े हो गए हो, अब आयोडीन नहीं खाओगे तो आपके थायराइड जो है वो बढ़ जाएगा, फूल जाएगा। पहाड़ों पर रहने वालों की प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि वहां बारिश के साथ सारी चीज सॉल्ट नीचे आ जाते हैं, तो उनके खाने में, उनके पानी में आयोडीन कम होता है। और जो सी समुद्र के आसपास रहते हैं, कोस्टल रीजन में, उनको आयोडीन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनके सी फूड में, उनके सब जगह आयोडीन फुल है। अब हम लोग दोनों के बीच में, तो हमारे यहाँ आयोडीन कम है, डेफिशिएंसी एकदम ज्यादा भी नहीं है कि हमारे आसपास गॉइटर के लोग दिखे, लेकिन हमारे यहाँ रहता है। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि आयोडीन में प्रॉब्लम ये होती है कि आप बड़े होने पर तो गॉइटर ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आयोडीन एक प्रेग्नेंट वुमेन को कम मिले, तो उसका जो फिटनेस है वो कम डेवलप होता है। कम डेवलप मतलब उसका दिमाग का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता। समझ में आया? तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप किसी को भैया तेरे मम्मी ने आयोडीन खाया नहीं, खाया था प्रेग्नेंट थी तब? तो क्या हो जाता है? थोड़ा सा लेस हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा बच्चों कि सबको आयोडीन मिले, तो ऐसी क्या चीजें जो सब खाते हैं? काजू बादाम में डालना चाहिए आयोडीन। सब खाते हैं? नहीं। तो ऐसी क्या चीजें सब खाते हैं? वो है नमक, सॉल्ट। तो एक सुई की एक बूंद, एक सुई की नोक के बराबर आयोडीन हमको एक दिन में चाहिए। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट सबके लिए कंपलसरी कर दिया। यदि आपकी दुकान पे नमक मिलता है और वो आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं है, नॉर्मल नमक बेच रहे हो, तो आपको आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकते हैं। तो इसलिए आयोडाइज्ड सॉल्ट सभी खाते हैं, है ना बेटा? कुछ क्वेश्चन? सॉरी, तो आपको समझ में आया सभी को? ये होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। और गॉइटर डिजीज होती है तो आयोडीन का जो आइसोटोप है वो काम होता है। तो प्यारे बच्चों, ये सबने आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा। अब हम एक बात और पढ़ेंगे। जानवी कह रही थी कल कि ऐसा कैसे हुआ, क्या क्या कैसे हुआ? आर्गन मैं बता रहा हूं, और कैल्शियम। जानवी कह रही थी कि इसका है 18, इसका है 20, इसका एटॉमिक मास हम देखेंगे 40, मास नंबर, इसका मास नंबर 40। ये क्या हुआ? दोनों अलग अलग एलिमेंट है। क्यों? प्रोटॉन अलग अलग है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 18, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 20। पर इसका मास नंबर कितना है? 40। इसका मास नंबर कितना है? 20, 40। प्रोटॉन 20, न्यूट्रॉन 20 और मास नंबर 40। प्रोटॉन 18, मास नंबर प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन 22 और मास नंबर 40। तो ऐसे एटम्स, डिफरेंट एटम्स ऑफ different elements, element is different, Yes, sir. which have different atomic mass, sorry, different atomic numbers, but same mass number are called isotops. वापस बोलता हूँ, देखो बिल्कुल करेक्ट बोलूंगा, जरा भी गलती मेरे से होती है क्या है? कभी कभी मैं टेस्ट लेने के लिए जानबूझ के गलती करता हूँ, बाकी गलती होती नहीं बेटा। चलिए बोलो वापस। ओके, डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have same atomic number but different mass number are called isotopes. Now, different atoms of different element which have same mass number but different atomic numbers
are called isobars. Should I repeat once again? Yes. Isotopes, isobars. Bars means mass. Okay, different atoms of an element which have same atomic number but different mass number are called isotopes. Different atoms of different elements which have same mass number but different atomic numbers are called isobars. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो जिसमें प्रोटॉन कम है उसमें ज्यादा न्यूट्रॉन है और जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है उसमें न्यूट्रॉन कम है, दोनों का सम जो है वो सेम है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा आइसोबार्स। चलिए आप पूछ रहे थे आइसोबार्स क्या होता है, तो मैंने आपको बताया क्या समझ में आया। डेफिनेशन की जो स्टार्टिंग है चांदनी उससे क्लियर हो जाता है। आइसोटॉप्स में हम पढ़ते हैं डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, खत्म। मतलब सही बता रहा बच्चा, आगे इसको पता है क्यों? क्योंकि डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कहेगा मतलब एटॉमिक नंबर सेम ही होगा तभी एक एलिमेंट है और मास नंबर डिफरेंट होगा। और डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट डिफरेंट है मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और मास नंबर सेम होगा। तो ये है आइसोटॉप्स, आइसोबार्स। आइसोटॉप्स की हमने और मैथमेटिक्स पढ़ी, हमने एवरेज मास निकालना पड़ा और आइसोटॉप्स के यूजेस भी देखे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, ये अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ इवेंचुअली सिर्फ कोइंसिडेंटली बात ही आ रही है कि यार मास सेम है बस, और कोई इसमें सेम नहीं है, इसलिए ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम इंपॉर्टेंस है इनसे। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों चैप्टर 4 हमारा पूरा हो गया। बच्चों हम लोग केमिस्ट्री के पीक तक आ गए जो 9th क्लास का है। पहले चैप्टर में हमने शुरू किया था कि बच्चों बताओ हमारे चारों ओर क्या है, तो हमने कहा था एनीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर व्हिच हैज मास व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस। वहां से लगाकर हम लोग देखो कितनी बड़ी जर्नी हमने करी और हम आ गए एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, वैलेंसी, बहुत सारी बातें हम लोगों ने देखी है ना। तो मैं ये उम्मीद करता हूं बच्चों कि 9th क्लास में जो आपको केमिस्ट्री का एक बेस देना चाहिए था जिससे आप समझ सको कि हम अलग अलग सब्सटेंसेस कोई कैसे रिएक्ट क्यों करता है, कोई किस तरह से रिएक्ट करता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा सब कुछ उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें कितने प्रोटॉन हैं, इन बात पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आगे की जितनी भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अब 10th क्लास में आप जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो इसी का एक्सटेंड होगा। तो यहां चैप्टर 4, चैप्टर 3 में हमने मोल कंसेप्ट भी पढ़ा था, हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो समझा था, है ना बच्चों। तो मुझे लगता है कि आप लोग केमिस्ट्री में अच्छा करोगे, केमिस्ट्री का हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट। एनी क्वेश्चन? यस, एनी क्वेश्चन? चले हम लोग आगे। ओके, हाँ सॉरी। 6 तारीख से हाफ चलिए बच्चों, तो इसको तो हम यहाँ एंड कर लेते हैं, हाफ ईयरली की बातें हम करते हैं अभी, ठीक है।